वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा जो ज्योग्राफी सीरीज़ में वेरिएशन ऑफ अर्थ वाला पोर्शन चल रहा था। ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जिसमें हमने एक या दो वॉल्यूम जो वीडियोस के थे वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे, जिसमें हमने अर्थ का कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को कवर किया था। ठीक है, तो इस तीसरे वॉल्यूम में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं सीधे सीधे उठाए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, जो प्रीवियस वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते आए हैं उन लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी जो एज अ इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों को समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, इन टॉपिक्स में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। राइट, तो अब क्या करना है, देखो टॉपिक जो हमने डिस्कस करने हैं वो क्या क्या रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ऑल फैक्ट रिलेटेड टू द इक्वेटर। ठीक है, मैंने इक्वेटर बताया था आपको क्या होता है। बाकी अभी हम सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार पॉलिश करेंगे, जो हमने पिछले प्रीवियस वीडियोस में सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं उनको एक बार मैं दोबारा सा थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कि हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या पढ़ा था, उसी के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इक्वेटर से रिलेटेड जितने फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनाते हैं उनको देखेंगे। प्लस यहाँ पे इक्वेटर में हमने चीज़ें देखनी है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या क्या इफेक्ट होते हैं हमारे इक्वेटर लाइन पे, है ना। अब ग्रेविटेशनल पुल को समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं फर्दर वीडियोस में या इसी लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर दें, जीएमटी, यूटीसी, आईएसटी टाइम जोन्स। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करना है। बेसिकली ये क्या है, ये टाइम डिवीजन के हिसाब से हमारा क्या है, एक तरीके से टाइम को डिवाइड कर रखा है ना हमने। जैसे कॉन्टिनेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, तो जैसे हम लेते हैं साउथ अमेरिका और इंडिया यानी कि एशिया। ठीक है, साउथ अमेरिका और एशिया के टाइम जोन में काफ़ी डिफरेंस आता है। ठीक है, वो किस तरीके से होता है, किस आधार पे किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, वो हमारे जीएमटी, यूटीसी, आईएसटी टाइम जोन्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, और एक बार जितने टॉपिक्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना, ताकि कुछ चीज़ें छूटे ना, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो यार, ये थी हमारी अर्थ। ठीक है, हाँ, अर्थ से रिलेटेड एक डेटा मेरे को, दो या तीन डेटा और हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। पहला शेप। ठीक है, ये पिछली कुछ वीडियोस में मैंने थोड़ा रह गया था कवर करना। तो देखो यार, अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का जो शेप है बेसिकली, ठीक है, अगर वो बात की जाए तो किस शेप में देखने को मिलती है हमारे, उसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, अर्थ का शेप कैसा है, ऑब्लेट स्फेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये कैसा होता है, आपने बेसिकली एग देखा होगा, एग, अंडा, है ना। अंडा कुछ इसकी तरह से एक स्ट्रक्चर होता है ना। तो यार मैं एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूँ उसको। ठीक है, ये हमारा एक एग लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि हमारा जो मिड पार्ट है ना, आपने अंडा देखा होगा, बेसिकली मिड से काफ़ी ब्रॉड होता है ना। ब्रॉड होता है यानी कि चौड़ा होता है, वाइड होता है काफ़ी, यानी कि मिड पे जो डिस्टेंस होती है सरकमफेरेंस की, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ को बढ़ेंगे, ठीक है, पोल्स की तरफ को बढ़ते हैं, तो वहाँ पे मेरी क्या होती है, डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम होने लग जाती है। देखो ये, अगर सपोज के लिए इसको पोल्स मान लो, है ना, थोड़ा सा नीचे से भी इसी तरीके से होता है, पोल की तरह कंसिडर करते हो इस पॉइंट को, तो यहाँ से देखो ये हमारी सर्कमफेरेंस एट मीडिएटर पॉइंट है इसकी। जैसे ही हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ को बढ़ेंगे, तो ये क्या होगी, स्टार्ट हो जाती है, श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी हमारी अ, बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस है अर्थ की, सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलती है, हमारी इक्वेटर लाइन के आसपास, और सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगी, हमारे पोल्स के आसपास। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये था तुम्हारा। उसके बाद अ, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस करना है, वो अभी नीचे एक स्लाइड है, वो वहीं पे कवर हो जाएगा, इसको माइंड में रखना फिलहाल के लिए। शेप क्या है अर्थ की, ऑब्लेट स्फेरॉइड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किए हुए हैं वो क्या क्या है, हमने अर्थ के वेरिएशन को देखा है, किस तरीके से इसमें इसका कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम काम करता है अर्थ का, है ना। जिसमें कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो किन दो पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, दो पार्ट्स में, एक लैटिट्यूडनल बेस पे, ठीक है, और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल बेस पे। ठीक है, अब देखो यार, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में हमने सारी चीज़ें कवर की हुई है। तो अगर आपको समझना है और अच्छे से समझना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पुरानी वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने इनसे रिलेटेड फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा, और क्या होती हैं, कितनी होती है, सारी चीज़ें कवर की हुई है। ठीक है, तो मैं
पिछली कुछ वीडियो सीरीज़ का यहाँ पे लिंक दे दूँगा इसके कमेंट सेक्शन पे, तो आप वहाँ देख जाके देख सकते हैं, ठीक है? अब देखो यार, लैटिट्यूडनल लाइन्स और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स मैं थोड़ा-सा हल्का ब्रीफ दे दूँगा आपको यहाँ पे, क्या होती है? देखो, अर्थ के मिड से जो मैंने बताया था ना कि मीडिएटर पार्ट काफ़ी वाइड होता है, ठीक है? उस मीडिएटर पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक अ, एक वैल्यू नोटिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है? 0 डिग्री क्या नोटिफाई करता है? ये करता है इक्वेटर लाइन को, ठीक है? इक्वेटर लाइन को, EQTR, इक्वेटर लाइन, ठीक है? इसका वेरिएशन कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है? माइंड में रखना। अब क्या होगा ना, ये है हमारी एक सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है? इसी की रिस्पेक्ट में हम अगर नॉर्थ की तरफ को बढ़े और साउथ की तरफ को बढ़े, तो हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस का एक स्पेसिफिक वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है? स्पेसिफिक वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे हम 23 एंड हाफ नॉर्थ में और 23 एंड हाफ साउथ में बढ़ते हैं, तो नॉर्थ में बढ़ने पे हमें देखने को मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। किसके पैरेलली हम बढ़े? अगर हम इक्वेटर के पैरेलली हम कहाँ को बढ़े? नॉर्थ की तरफ को बढ़े, ठीक है? क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि इनका जो साइज़ है, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ को बढ़ने पे एक तो श्रिंक होने लगता है, यानी कि छोटा होने लगता है, ठीक है? और क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है ये, ठीक है? और पैरेलल होने के साथ साथ क्या होगा कि पैरेलल इन द सेंस इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, अ, वो पैरेलल नहीं होगा बेसिकली, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलली इंक्रीज करेंगी, ठीक है? और इनका जो लैटिट्यूडनल डिफरेंस है वो काफ़ी क्या होता है, ऑड इवन टाइप्स होता है, ठीक है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने जैसे बताया कि 23.5 डिग्री अगर हमारे पास नॉर्थन लैटिट्यूड आता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है? 23.5 डिग्री साउथ में अगर हमें एक लैटिट्यूडनल लाइंस देखने को मिलती है तो उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है? इतना समझ में आया? उसके बाद इससे ऊपर बढ़ने पे, ठीक है, इससे ऊपर बढ़ने पे यानी कि हम बोल सकते हैं कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है? ये यहाँ पे बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है, डायग्राम में, तो यहाँ पे नोटिफाई कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है? ये देखो, ये कितना है? 66.5 डिग्री नोटिफाई कर रहा है, यानी कि ये मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ में, ठीक है? नॉर्थ में है ये, किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे आर्कटिक सर्कल को। वहीं 66.5 डिग्री अगर हम साउथ की तरफ को बढ़ते हैं तो मेरा रिप्रेजेंट करता है किसको? अंटार्कटिक सर्कल को, ठीक है? 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? अब इन्हीं बेसिस के आधार पे हमने क्या कर रखा है, हमने कुछ टेम्परेचर जोन्स बांटे हुए हैं, ठीक है? अब टेम्परेचर जोन्स क्या होते हैं? देखो, टेम्परेचर जोन्स क्या होते हैं कि पहले तो जोन समझते हैं, जोन क्या होता है, ठीक है? जोन क्या होता है? टू लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच का डिफरेंस, ठीक है? यानी कि ये जो आ रहा है ना, ये एरिया देख रहे हो आप, एक लैटिट्यूडनल लाइन इक्वेटर सपोज के लिए, दूसरी लैटिट्यूडनल लाइन हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इनके बीच का जो ये रीजन है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे? जोन बोलते हैं, ठीक है? अब ये जोन क्या होता है ना, हर जोन में टेम्परेचर का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन की लाइट, ठीक है, अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरीके से पड़ती है। तो यार देखो, अगर सन की लाइट डायरेक्ट कहीं पे पड़ती है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है, लैंड क्या होगी? हीट को एब्जॉर्ब करती है ना। हमारी जो बोल सकते हैं भूतल है पृथ्वी का, वो हमारी सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो यार देखो, इक्वेटर वाले रीजन पे जिसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है, क्या बोला जाता है? टेम्परेट जोन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है सन के कारण, ठीक है? ये पूरा रीजन, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? अब वहीं 23.5 नॉर्थ और 66.5 नॉर्थ में बढ़ने पर हमें जो रीजन मिलता है वो कौन सा मिलता है? टॉरिड रीजन बोलते हैं इसको, टॉरिड रीजन, टॉरिड रीजन। अब देखो, टॉरिड रीजन में क्या होता है, हमें पता है कि जो हमारा टेम्परेट जोन है, यहाँ पे हमारी क्या रहने वाली है? टेम्परेचर की जो एक तरीके से इंटेंसिटी है वो हाई रहने वाली है, जबकि यहाँ पे टॉरिड जोन में क्या होता है? हल्का हो जाता है काफ़ी, ठीक है? टेम्परेचर जोन के कंपेरिजन में यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेट जोन के कंपैरिजन में हमारे टॉरिड जोन में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहने वाला है, ठीक है? वहाँ अगर हम साउथ में भी देखते हैं तो ये भी हमारा क्या होता है? टॉरिड जोन होता है, ठीक है? अब ये तो था कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? ये 23.5 से 66.5 डिग्री, ठीक है? नॉर्थ साउथ कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं क्या? टॉरिड जोन, ठीक है? टॉरिड जोन, ये वाला रीजन जो है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए, है ना? ये वाला जो रीजन है हमारा बेसिकली, कलर चेंज करते हैं, ठीक है? इसको मान सकते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा टॉरिड जोन है,
ठीक है, ये वाला पूरा रीजन, ये हमारा टॉरिड जोन है। अब लास्ट जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, ये बताना जरूरी है यार, है ना। ये पिछली कुछ वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसी के बेसिस पर भी हमने सारी चीज़ें कवर करनी है ना। तो यार देखो, फ्रिजिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन होता है हमारा 66.5 से 90 डिग्री, यानी कि हमारे नॉर्थन लैटिट्यूड का ये जो रीजन बन रहा है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंड होती है, यानी कि टेम्परेचर सबसे कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, टेम्परेचर ये टेम्परेट जोन में। ठीक हो गया, तो एक रिलेशन मुझे ये पता चला। अब देखो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मैंने बतानी थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी 0 डिग्री से लाइन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ से जो जाती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। अब ये तो थी हमारी कौन सी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम क्या बोल रहे थे, लैटिट्यूड्स बोल रहे थे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स अगर कोई पूछे तो क्या होता है, ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो अर्थ को दो पार्ट्स में, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स बोल सकते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड आता है हमारा, क्या आता है, लॉन्गिट्यूड आता है। हाँ, एक चीज़ और, लैटिट्यूडनल लाइंस होती कितनी है, तो ये होती है 179। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात कर रहा हूँ। अगर लैटिट्यूड पूछा जाए कि कितनी होती है, तो 181 होती है। ठीक है, अब क्यों होती है 179 क्यों होती है और 181 क्यों होती है, देखो जैसा मैंने बताया, इक्वेटर से जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ को बढ़ेंगे, तो मेरी ये जो लाइन है, ठीक है, कौन सी, लैटिट्यूडनल लाइंस, ये श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती है। और श्रिंक होते होते ये नॉर्थ और साउथ में जब पहुंचती है तो पॉइंट साइज हो जाती है। ठीक है, पॉइंट साइज होते होते इनका जो वेरिएशन होता है, 181 में से अगर मैं 2 पॉइंट्स घटा दूं, सपोज करिए इतने मेरे पास लैटिट्यूड्स थे। ठीक है, लैटिट्यूडनल लाइंस थी। अब उसमें से दो तो हमारी क्या हो गई है, पॉइंट बन गई है, वो लाइंस नहीं रही। तो उसमें से दो माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एग्जैक्ट जो लाइंस अवेलेबल है लैटिट्यूडनल, वो कितनी हो जाएंगी, 179। इस तरीके से 170 लाइंस हमारे पास अवेलेबल है, और लैटिट्यूड की बात की जाए तो 181 लैटिट्यूड हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, समझ में आया, ठीक, अच्छी, ठीक है। तो अब बताता हूँ मैं आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा, है ना। ये था हमारा सारा किसके बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, और उसका वेरिएशन अलग अलग जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया। अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड और इसके वेरिएशंस के बारे में भी बता देता हूँ, है ना। देखो, जैसा मैंने बताया, जोन क्या होते हैं, दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं जोन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है, पहले तो इसको देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी क्या हो, हॉरिजॉन्टल ही लाइन प्रेजेंट हो, इमेजिनरी, वर्टिकल लाइन भी तो प्रेजेंट हो सकती है हमारी इमेजिनरी, है ना। तो इन वर्टिकल लाइंस जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, ठीक है, ये अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कि सपोज के लिए ये हमारी एक अर्थ है, ठीक है, ये इसका एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जिसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, अभी बताऊंगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है। तो यार देखो, ये अगर मैं इस पूरी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को या लॉन्जिट्यूडनल लाइंस को मैं देखूं, तो ये क्या कर रही है, मेरे अर्थ को इस तरीके से पूरा बांट दे रही है। यानी कि एक पूरा पोर्शन ये है और दूसरा पोर्शन पूरा ये है, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मेरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इसको डिवाइड करती है। ठीक है, अब इतना तो समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या है, वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, और क्या करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटती है हमारे अर्थ को। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये होती कितनी है और क्या क्या इनका वेरिएशन रहता है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यार मैंने अभी एक टर्म बताया प्राइम मेरिडियन के बारे में। ठीक है, अब प्राइम मेरिडियन क्या होती है, देखो अर्थ को जिस भी प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बेसिस पे दो भागों में बांटा जाएगा। ठीक है, अर्थ को जिस भी प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बेसिस पे बांटा जाएगा, किस पार्ट्स में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो उस बेस मानी गई लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जिसको प्रिंसिपल मेरिडियन भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्राइम मेरिडियन क्या होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके बेसिस पे हम अर्थ को हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, अब ये होती कितनी है इसको भी देख लेते हैं ज़रा, है ना, स्टैटिक डेटा है ये और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, अब ये होती कितनी है। तो देखो यार, लॉन्गिट्यूडनल या लॉन्जिट्यूडनल लाइंस होती कितनी है हमारी, हमारा अर्थ का जो सरकमफेरेंस है, अगर यहाँ से पूरा कवर किया जाए, तो होने को ये एगॉइड शेप है, लेकिन एक स्पेरिकल पाथ ही तो कवर कर रहा है। तो स्पेरिकल पाथ कितना कवर करता है, 360 डिग्री कवर करता है। तो यार मैंने प्रीवियस वीडियोस में कुछ बताया था कि 1 डिग्री बराबर 1 लाइन होती है। ठीक है, चाहे वो हमारी वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस हो या हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस हो, दोनों के लिए इतना ही
आपका डेटा अवेलेबल है। ठीक है, तो 360 डिग्री लाइंस, जो हमारी डिग्री है वो पूरी सर्कमफेरेंस को कवर करती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पे। तो हमारी, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है वो कितनी है, 360 लाइन्स है। आराम से इजीली बता सकते हैं ना। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स की अमाउंट कितनी है, 360, और लैटिट्यूडनल लाइन्स की अमाउंट कितनी है, 179। ठीक। तो ये था खाली स्टैटिक डेटा जो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से और डीपली विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से इन चीज़ों के बारे में देखना है और डीपली इनके कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है, टेम्परेचर जोन्स के बारे में इजीली और बहुत अच्छे से एलेबरेट कर रखा है। तो अब मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखें, तब उसके बाद इस लेक्चर में आए। और बाकी मैंने जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरे लिए इस वीडियो में, उनको भी एक ब्रीफ आइडिया दे ही दिया है कि ये होती क्या है, किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेन इन चीज़ों में हमें क्या-क्या ऑब्ज़र्व करना था, मैं दोबारा से एक बार बता दूँ। एक तो इक्वेटर देखना है हमें, इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, और प्राइम मेरिडियन क्या होती है। बस इसी पे आगे वाले टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आप आगे वाली वीडियोस, मतलब आगे वाले टॉपिक्स को आप इस वीडियो सीरीज में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, देखो इक्वेटर लाइन क्या होती है। इक्वेटर लाइन हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो हमारी अर्थ को 0 डिग्री के वेरिएशन से नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बढ़ने पे डिवाइड कर देती है दो इक्वल पार्ट्स में, है ना। अब मैंने ये भी बताया था कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, एगॉइड शेप है। और एगॉइड शेप में क्या होता है कि ये मिड पार्ट से काफ़ी वाइड होता है, यानी कि चौड़ा होता है। या मैं बोल सकूँ कि यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है अर्थ के सरकमफेरेंस की, है ना। तो इस सरकमफेरेंस की जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है, आई मीन क्वांटिटी कितनी होती है। ठीक है, अगर माइल्स में देखा जाए तो 24,901 माइल्स में हम इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये अर्थ की सरकमफेरेंस तक की जो डायमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, कहाँ की है ये, इक्वेटर लाइन की, क्योंकि इक्वेटर पे ही हमारी अर्थ जो है सबसे ब्रॉड होती है, यानी कि वाइड होती है, चौड़ी होती है बेसिकली, है ना। तो माइल्स में इतनी है, और किलोमीटर में देखी जाए तो जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, कितना समझ में आया। और ये थी हमारी, हम अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ को अगर देखते हैं अर्थ की तो इतनी होती है, कितनी होती है, 40,075 किलोमीटर। अब हमारी वर्टिकल लाइन के हिसाब से भी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी ना अर्थ की, है ना, बिल्कुल होगी। तो इसकी जो बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल से हमारे साउथ पोल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये लेंथ कितनी कवर होती है, ये लेंथ हमारी कवर होती है हमारी 40,007 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं। ठीक, समझ में आया। ठीक है, और कैसे कवर होती है डिस्टेंस, अर्थ के सरकमफेरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अर्थ सरकमफेरेंस। ठीक, अब देखो यार, ये टॉपिक ग्रेविटेशनल पुल इज मोर लेस एट इक्वेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, फिर इक्वेटर पे क्या इफेक्ट होता है इसका, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा। अर्थ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर स्पेस लाइक स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो मीटेरॉइड या फिर एस्टेरॉइड्स या फिर जो हमारे सैटेलाइट्स के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो हमारे अर्थ में अ, गिरते हुए हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि अर्थ उनको एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही अपनी सरफेस की तरफ को खींच रही है। ठीक है, अब सरफेस की तरफ को खींच तो रही है, ठीक, खींचने से हो क्या रहा है कि सपोज के लिए ये हमारी अर्थ है, कोई मीटेरॉइड या फिर कोई ऐसी सैटेलाइट क्या है अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा ना, जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा होगा रिवॉल्यूशन का, इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी कंप्लीटली और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। एंटर करते ही, ठीक है, क्या होगा कि अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा जो इसको सेंटर की तरफ को खींचेगा। ठीक है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो ऑब्जेक्ट इसके बाहर घूमती हुई हमें दिख रही थी वो अर्थ के सरफेस की तरफ को बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। ठीक, कितना समझ में आया, बढ़िया। ठीक है, अब देखो, एक फॉर्मूला आपने बेसिकली 9th या 11th क्लास में अगर आपकी साइंस रही होगी तो ये पढ़ा होगा कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, सपोज के लिए इसका मास हम ले लेते हैं 1 m1 और इसका मास ले लेते हैं m2, कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है सपोज के लिए, आर या डी आप जो भी लेना चाहें, स्मॉल आर मैंने ले ली डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इनके बीच में जो भी एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना वो किसके इक्वल होता है, देखो, जो दोनों मास हैं
उनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट के, दूसरा उसकी उन दोनों के बीच की दूरी के। तो मैं कंक्लूड करके बता सकता हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, इनको अगर हम कंक्लूड कर दें तो इस तरीके से बता सकते हैं कि फोर्स जो है, जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी नाम दे रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट्स के मासेस पे और उनके बीच की डिस्टेंस पे। ठीक है, डिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, यदि मैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूं, ठीक है, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स of containing mass m1 and m2, then force will be decreases, right? तो उसी हिसाब से मुझे देखने को मिलता है। ठीक है, यदि मैं दो वस्तुओं के बीच का दूरी को बढ़ा देता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, उनके बीच लगने वाला जो भी आकर्षण बल है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं बताता हूँ कि इक्वेटर लाइन पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है कम क्यों होता है। जैसा मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला था, है ना, जो किन पे डिपेंड कर रहा था, ऑब्जेक्ट के मासेस पे और उनके बीच की डिस्टेंस पे। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉपर फॉर्मूला जो ये है। ठीक है, जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है समझना, फिलहाल इनको समझिए, ये दो फैक्टर्स जो हैं। ठीक है, अब इक्वेटर पे हो क्या रहा है, देखो यार, ये अर्थ है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा मैंने बोला कि किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग या रिस्पेक्ट में मैं देखता हूँ तो मुझे डिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सर्कमफेरेंस काफ़ी ब्रॉड है हमारी, है ना, काफ़ी ब्रॉड है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेटर लाइन पे हमारी अर्थ की जो सर्कमफेरेंस है काफ़ी वाइड है, जिससे होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में है, किसी अर्थ के, है ना, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में है और हमारा जो सरफेस है, यानी कि सेंटर बोल सकते हैं हम अर्थ का, उनके बीच की जो डिस्टेंस है काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे, है ना, काफ़ी बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि डिस्टेंस बढ़ने से होता क्या है, फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल पुल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरे जो रॉकेट लॉन्चेस हैं या फिर जितने भी मिसाइल टेस्ट हैं, ठीक है, वो इक्वेटर लाइन पे इजीली हो सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए जो मुझे वेलोसिटी देनी होती है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो मुझे इजीली कैरी ऑन हो जाएगी इनके लिए, है ना, मतलब मैं उनको एक्वायर जल्दी कर सकता हूँ। तो मेरे रॉकेट में फ्यूल की जो खपत है वो भी कम हो जाएगी। खपत इन द सेंस वहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो थ्रस्ट के लिए, है ना, रॉकेट है सपोज के लिए, तो रॉकेट को लॉन्च करते समय मुझे थ्रस्ट देना पड़ता है ना इसको सरफेस से उठाने के लिए, ताकि ये एस्केप वेलोसिटी गेन कर सके और हमारी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उनसे बाहर निकल जाए और स्पेस में जाए, है ना। तो अगर मैं सपोज के लिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल जो कि इसको अपनी सेंटर की तरफ को खींच रहा था, उसको क्या कर दूं, नेग्लेक्ट कर दूं या बहुत ही कम कर दूं, तो होगा क्या, हमारा जो रॉकेट है, इसका थ्रस्ट इसको इजीली क्या कर देगा, पुल आउट कर देगा कम फ्यूल कंबंशन में। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा, फ्यूल की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जितने भी रॉकेट लॉन्चेस होते हैं वो मोस्टली कहाँ से होते हैं, हमारी इक्वेटर लाइन से होते हैं। तो यही रीज़न है उसका। ओके, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में तो आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, और जो हमारे रॉकेट लॉन्चेस होते हैं वो मोस्टली डन फ्रॉम इक्वेटर लाइन। ठीक है, क्यों होते हैं मैंने ये रीज़न भी बताया, राइट। तो मेरे ख्याल से इतना कवर हो गया होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन था जो काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, पूछ क्या रहा है कि जो हमारे मोस्ट ऑफ रॉकेट लॉन्चेस है, ठीक है, वो एक तो इक्वेटर लाइन से क्यों होते हैं, दूसरा कि हमारे वेस्ट कोस्ट ऑफ लैंड से ही क्यों किए जाते हैं। मोस्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है यार, ये बहुत सोचने वाला, मतलब सोच में डाल सकता है ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, हैंस ड्यूरिंग द लॉन्चिंग इट कंटेन्स सम वैल्यू एडेड फोर्स, हैंस द लॉन्च व्हीकल गोज वेरी इजीली आउट ऑफ देयर द अर्थ सर्फेस। ठीक है, इसको मैं एक ईजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। सपोज के लिए ये हमारी एक अर्थ है, अर्थ क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है अपना। अब रिवॉल्यूशन करते समय क्या होगा अर्थ पे कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है, तो उन पे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा बेसिकली, अगर 9th क्लास में आपकी साइंस है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इससे नोन होंगे, नहीं है तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो, कुछ भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ में मोशन करती है या घूमती है, ठीक है, किसी भी बाइंड ऑब्जेक्ट से, तो वो क्या होता है कि उसके इस एंड पे, ए और बी नाम दे देते हैं, ठीक है, ये सेंटर है,
सेंटर से इसके एंड पॉइंट की तरफ को जब हम बढ़ेंगे ना, और इसको हम क्या करवा रहे हैं, मोशन करवा रहे हैं सपोज के लिए, तो मोशन करते समय क्या होगा, इस पे एक पुल आउट फोर्स ये फील करता है, यानी कि इसको ऐसा लगेगा कि ये बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उस बाहर की ओर जाने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं अच्छा उदाहरण दूं तो आपने कभी हिली एरिया में अगर ट्रैवलिंग करी है बाइक से या फिर बस से या फिर कार से, तो वहां पे एक घुमावदार मोड़ होते हैं, है ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो यार कभी भी आप इस तेज स्पीड से जाओगे ना और एकदम से कट मारते हो गाड़ी पे, तो आपको एक पुल आउट फोर्स यहाँ पे फील होता है हल्का सा। ठीक है, फिर आगे जाके आप यहाँ पे हल्की कर देते हो स्पीड, बोला जाता है कि आगे घुमावदार मोड़ है, वहाँ पे बैनर भी लगे होते हैं, इसलिए स्पीड धीरे करके चलिए, है ना, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए और आप रोड से चलते चलते बाहर ना निकल जाए खाई में, है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के रोटेशन में भी काम करता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि इक्वेटर लाइन हमारी सबसे वाइड होती है, तो सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें भी कहाँ पे फील होने वाला है, यहाँ पे फील होने वाला है। प्लस दूसरा रीज़न क्या बताया कि हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी क्या होता है, अंदर की ओर खींचता है। तो होता क्या है ना इस पॉइंट पे, इक्वेटर लाइन पे, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो इक्वेटर लाइन पे ग्रेविटेशनल पुल था, ठीक है, ये होता क्या है कि एक सम अमाउंट पे इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब देखो, सपोज के लिए एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से तुम फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, और एक ऑब्जेक्ट, यही सेम ऑब्जेक्ट है और यहाँ से तुम लगा रहे हो उस पर कितने, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से भी लगा रहे हो। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स दोनों साइड से इक्वली लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये ऑब्जेक्ट होगा क्या, बताओ कहाँ को जाएगी, राइट। ठीक है, यानी कि कहीं नहीं जाती, कहाँ रहती है, जहाँ है वहीं रहेगी, क्योंकि यार देखो, फोर्स तुम अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो भले से, लेकिन है क्या, क्वांटिटी तो सेम ही है ना फोर्स की। एक दस सपोज के लिए एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, एक बंदा यहाँ से खींच रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है खींचते समय, एक 10 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम पे रहेगी, यानी कि जहाँ पे थी वहीं पे रहेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे ग्रेविटेशनल पुल को बैलेंस कर देता है, और जो हमारा रॉकेट का थ्रस्ट होता है बेसिकली, जो उसको उड़ाने के लिए काम आता है, वो हल्का सा थ्रस्ट मिलने पे ही क्या होता है, इजीली एमिट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर की ओर, स्पेस की तरफ को, है ना। तो यही चीज़ है कि हम इक्वेटर लाइन पे हम ज़्यादातर रॉकेट लॉन्चेस को क्यों करते हैं, और दूसरा कि ये वेस्ट कोस्ट से ही क्यों किए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, ये समझने वाला टॉपिक भी है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। तो देखो यार, होता क्या है कि सपोज के लिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है, जिसमें एक लैंड मास ये है पूरा। ठीक है, ये हिस्सा हमारा किसको दिखा रहा है, ईस्ट पार्ट को, और ये हमारा दिखा रहा है वेस्ट पार्ट को। अब सपोज के लिए अर्थ, मैंने जैसे बताया कि अर्थ कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन करती है। ठीक है, अब रोटेशन करते समय क्या होगा कि ईस्ट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये क्या करेगा, लीड करता है, ये लीड यानी कि ये आगे की ओर होगा, और ये वेस्ट वाला जो पोर्शन है ये लैग करता है, लैग यानी कि ये पीछे की ओर जाएगा, लैगिंग करेगा, यानी कि पीछे की ओर होगा, यानी कि इसके पीछे पीछे ये आगे की ओर बढ़ने वाला है, यानी कि ईस्ट फॉरवर्ड होगा, और बैकवर्ड कौन सा होने वाला है, हमारा वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, तो होता क्या है, देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करती है तो उस पे मैंने बताया कि दो फोर्स काम करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल। इसके कंपैरिजन में जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, अगर हम ईस्टर्न पार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये ज़्यादा मोशन करेगा, यानी कि इसकी स्पीड ठीक ठाक होगी इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि ये पीछे पीछे मोशन कर रहा है ना। तो मैं मान सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल पुल और ये सारी चीज़ें इस पे काम करेंगी सबसे पहले, और इस पे क्या होंगी, कम होंगी। तो कम होने के कारण क्या होगा कि अगर मुझे कहीं पे सपोज के लिए, वही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से ही इसको दबा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से ही इसको दबा रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या है कि ये एक जगह पे टिकी हुई है, ना ये इधर की सक रही है ना इधर की सक रही है। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैं तीसरा फोर्स कोई एड ऑन फोर्स इसमें लगा देता हूँ, एडेड फोर्स, ठीक है, जो मैंने लिखा ना यहाँ पे वैल्यू एडेड फोर्स, इसको समझा रहा हूँ। तो वैल्यू एडेड फोर्स मैंने सपोज के लिए अपर डायरेक्शन से लगा दिया, तो ये दो तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे थे। अगर मैं 2 न्यूटन का फोर्स यहाँ से भी लगा दूंगा ना, तो ये नीचे की ओर खिसकने लग जाती है। ठीक है, सेम चीज़ हमारे किस में लगती है, रॉकेट में लगती है, कि हमारा जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत कम होता है। अब यहाँ से होगा क्या कि हम रॉकेट लॉन्च के दौरान जो जितना बहुत थोड़ा बहुत भी थ्रस्ट देंगे ना रॉकेट को, वो उसको ईजिली हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर से बाहर फेंक सकता है, यानी कि बाहर निकाल सकता है। और बाहर निकालने के लिए जो काम करता है फैक्टर, वो क्या होती है, हमारी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जिसकी जो अमाउंट होती है एस्केप वेलोसिटी की, कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसको इजीली मिल जाती है रॉकेट को, इसलिए हमारी जो वेस्ट कोस्ट होते हैं वहां से ज्यादातर रॉकेट लॉन्चेस किए जाते हैं। राइट, मेरे ख्याल से ये फैक्चुअल जो क्वेश्चन था, ये अब जाके आप लोगों के माइंड में क्लियर हो चुका होगा कम्प्लीटली। तो यार देखो, जितनी मेरे अंदर नॉलेज थी मैंने उस
पर्सपेक्टिव में आपको सारी चीज़ें करवा दी हैं, बता दिया है कि क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है? साइंटिफिकली हमने काफ़ी चीज़ें देखी इसमें, ज्योग्राफिकली भी देखा, है ना? किस तरीके से लैंड बॉडीज़ किस तरीके से एक-दूसरे से रिलेट करती है। बेसिकली ज्योग्राफी जो है ना, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए तो बेसिकली पूरी फिज़िक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? क्योंकि फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा फिनोमेना यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो यार, अगर आपने ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बारे में नहीं सुना, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के बारे में नहीं सुना सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स के बारे में नहीं सुना, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 9th क्लास की एनसीईआरटी आप एक बार रीड करें ज़रूर। ठीक है? खाली रीड भी कर लेंगे ना तो आइडिया लग जाएगा आपको बेसिकली, इन टर्मिनोलॉजी का यूज़ क्या होता है और कहाँ-कहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो यार ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ठीक-ठाक लगे ये नोट करने लायक तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैंने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है? शॉर्ट में, और बाकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ कर दी हुई है। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो इक्वेटर लाइन है, सपोज़ करिए ये इक्वेटर लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो हमारे रॉकेट की है, यानी कि स्पीड जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलती है हमें देखने को? इक्वेटर लाइन पे, जैसे मैंने बताया। क्योंकि वाइड एरिया है, ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा एक-दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो ईज़िली हम थ्रस्ट के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है? और ये हमारा काफ़ी छोटा एरिया है ना? रोटेशन के लिए, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड बहुत कम होती है। बहुत कम कितनी? 0 किलोमीटर पर आवर के बराबर। ठीक है? यानी कि आप रॉकेट लॉन्च अगर यहाँ से करते हैं तो आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? और एज़ कम्पेयर टू द पोल्स, हम अगर इक्वेटर लाइन से रॉकेट लॉन्चेस करते हैं तो ईज़िली हो जाते हैं। ठीक है? खासकर वेस्ट कोस्ट से अगर हम करते हैं तो। ठीक? तो यार ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और लॉजिकल क्वेश्चन था, समझने वाला।